हेलो एवरीवन, मैं जयंत कुमार, मैथमेटिक्स टीचर। आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं क्लास 12th का, जिसको हम बोलते हैं 3D ज्योमेट्री। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। 3D ज्योमेट्री मतलब त्रिविमीय ज्यामिति। देखिए, तो त्रिविमीय ज्यामिति में हमें क्या पढ़ाई करना होता है। इसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना होता है रेखा के बारे में और तल के बारे में। वैसे जो क्लास 12th का जो बोर्ड का सिलेबस है या जेईई मेंस का भी, उस सिलेबस में त्रिविमीय ज्यामिति में जो पहले दो टॉपिक होता था, एक रेखा का और दूसरा तल का। रेखा मतलब लाइन और तल मतलब प्लेन। तो अब तो क्लास 12th में सिर्फ रेखा ही है, ये तल जेईई एडवांस वगैरह में पूछा जाता है। तो हम अभी बात करेंगे इस रेखा के बारे में कि त्रिविमीय ज्यामिति में रेखा के बारे में हमें क्या पढ़ाई करना होता है, क्या पढ़ाई नहीं करना होता है। तो सबसे पहले त्रिविमीय ज्यामिति में हमें करना क्या है कि हमें किसी रेखा का मतलब किसी लाइन का समीकरण निकालना है। हमें सीखना है कि किसी भी रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। अब देखिए, तो रेखा का समीकरण निकालना है त्रिविमीय ज्यामिति में, ध्यान देना है। तो रेखा का समीकरण निकालना है तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक रेखा है, ठीक है। अब हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो रेखा का समीकरण निकालना है तो रेखा का समीकरण निकालने से पहले हमें रेखा के बारे में कुछ पता होना चाहिए। रेखा के बारे में कुछ तो दिया होना ही चाहिए। हमें कैसे मालूम कि हमें समीकरण निकालना है किस वाली रेखा का? उस रेखा के बारे में कुछ खास तो पता होना चाहिए। तो हमें इस रेखा के बारे में, अच्छा आप यहां देखिए, जब ज्यामिति का हम बात करते हैं तो ज्यामिति में किसी भी तरह का आप ग्राफ बना लीजिए, कैसा भी लाइन बना लीजिए। लाइन जो होता है वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। मतलब ये एक लाइन है तो इस लाइन पे बहुत सारे बिंदु हैं जो बहुत पास पास में है, ऐसा। तो हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो रेखा का समीकरण निकालना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें इस रेखा के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमें इस रेखा के बारे में, इस पर बहुत सारे बिंदु हैं, तो इस रेखा के ऊपर का हमें कोई एक बिंदु के बारे में कुछ दिया हुआ है। बिंदु दिया हुआ है मतलब इस बिंदु का हमें निर्देशांक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट, या फिर इस बिंदु का हमें स्थिति सदिश दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, ऐसा। तो मान लेते हैं कि ये जो बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु का नाम ए डाल दिया हमने, ठीक है। अब ये रेखा के ऊपर एक बिंदु दिया हुआ है, मतलब ये रेखा इस बिंदु से पास कर रहा है। अब दिया हुआ है तो इसका कुछ स्थिति सदिश होगा। चलो इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए, ऐसा। तो एक रेखा है जो इस बिंदु से पास कर रहा है। अच्छा, तो अगर इस रेखा के बारे में इतना पता हो कि इस बिंदु से पास करने वाले रेखा का समीकरण निकालिए, तो इससे कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बिंदु से एक ही रेखा थोड़ी ना पास करता है। ये रेखा पास कर रहा है, हम इस बिंदु से बहुत सारे रेखा पास करवा सकते हैं। तो एक रेखा के ऊपर अगर कोई एक बिंदु दिया हुआ है, इससे रेखा के बारे में कुछ तो मालूम पड़ा, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। तो रेखा का हमें अब दिशा पता करना है, ठीक है। तो इस रेखा का दिशा मालूम करने के लिए हम इस रेखा के समांतर में हमें एक वेक्टर दिया होना चाहिए। तो इस रेखा के समांतर में जो वेक्टर दिया हुआ है, जो सदिश दिया हुआ है, उसको हम वेक्टर बी बोल लेते हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास एक रेखा है जो इस बिंदु से पास कर रहा है और इस वाले वेक्टर के समांतर है, पैरेलल है। अब देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा तो अब इस वाले सदिश के समांतर और इस बिंदु से पास करने वाला एक ही रेखा होगा।
प्रकार से पहले हम रेखा को फिक्स कर लेते हैं कि हमें किस रेखा का समीकरण निकालना है। अब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो इस बिंदु से पास कर सकते हैं बहुत सारे रेखा बिंदु ए से, ठीक है। इस वेक्टर बी के समांतर में ये लाइन तो है ही, और भी लाइन हो सकता है। इस बिंदु से और भी लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना है कि एक ऐसा लाइन, एक ऐसा रेखा जो इस बिंदु से पास भी करे और इस वेक्टर के समांतर भी हो। देखो अब ये सब लाइन है, इसके समांतर तो है लेकिन इस बिंदु से पास नहीं कर रहा है। बाकी ये सब लाइन है, इस बिंदु से पास तो कर रहा है लेकिन इसके समांतर में नहीं है। तो एक रेखा, एक लाइन जो बिंदु ए से पास करे और सदिश बी के समांतर हो, ऐसा सिर्फ एक ही लाइन है, ये लाइन। तो इस प्रकार से पहले हमने लाइन को फिक्स कर लिया कि हमें किस लाइन का, किस रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो मतलब रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें रेखा के ऊपर एक बिंदु दिया होना चाहिए और रेखा के समांतर में, पैरेलल में एक वेक्टर दिया होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पहले रेखा को ही फिक्स किया है कि हमें किसका समीकरण निकालना है। अब समीकरण निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। देखिए, तो समीकरण निकालने के लिए हमें करना क्या है। देखिए, समीकरण निकालने से पहले आपको एक बात समझना है कि मैथमेटिक्स में हम जब भी किसी भी रेखा का या किसी भी ग्राफ का समीकरण निकालते हैं तो समीकरण का बिल्कुल आसान सा मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया आपको, ये रेखा है, इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु हैं, इसके ऊपर बहुत सारे बिंदु हैं। मतलब रेखा वास्तव में होता ही क्या है, बिंदुओं का कलेक्शन, बिंदुओं का संग्रह होता है। तो इस रेखा का समीकरण निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, जितने भी पॉइंट हैं, प्रत्येक बिंदु का, प्रत्येक पॉइंट का अपना कुछ निर्देशांक होगा। मान लो कि इस बिंदु का निर्देशांक अपना होगा, इसका अपना निर्देशांक होगा, इस बिंदु का होगा अपना निर्देशांक, इसका होगा अपना निर्देशांक। मतलब अलग अलग बिंदु का होगा अलग अलग निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक, जेड निर्देशांक, ऐसा। तो रेखा का समीकरण निकालने का मतलब ये हुआ कि इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, प्रत्येक बिंदु का अपना एक्स, वाई और जेड निर्देशांक है। तो उस एक्स, वाई और जेड निर्देशांक में आपस में क्या संबंध है। इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, प्रत्येक बिंदु का अलग अलग एक्स, वाई, जेड निर्देशांक है। तो उस एक्स, वाई, जेड निर्देशांक में आपस में क्या संबंध है, जिस संबंध को इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं प्रत्येक बिंदु संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाई करता हो, ऐसा। तो हमें इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं प्रत्येक बिंदु के एक्स, वाई और जेड निर्देशांक के बीच में क्या संबंध है वो संबंध बताना है, वो रिलेशन बताना है। तो एक्स, वाई और जेड में जो रिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं किसी भी लाइन का या किसी भी ग्राफ का इक्वेशन, समीकरण। तो फिलहाल हमें इसका समीकरण निकालना है। देखिए, तो ध्यान देना है कि हमें क्या दिया हुआ है। ये इस रेखा के ऊपर एक बिंदु दिया हुआ है और रेखा के समांतर में एक वेक्टर सदिश दिया हुआ है। तो हमें इसका इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि इस रेखा के ऊपर हम अपने मन से एक बिंदु मान लेते हैं। ये हमने एक बिंदु मान लिया, इसको हमने बिंदु आर मान लिया। ये बिंदु आर वेरिएबल पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट नहीं है, मतलब ये वेरिएबल है, मतलब बदलते रहेगा। ये कभी यहां पर है, ये जो बिंदु आर है ये बदल के यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। ये एक वेरिएबल पॉइंट है। अच्छा, हमने इसको बिंदु आर मान लिया। तो अब इस बिंदु का भी अपना कोई निर्देशांक होगा या इस बिंदु का भी अपना कोई स्थिति सदिश होगा, पोजीशन वेक्टर। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु आर का जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर आर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु आर फिक्स नहीं है, ये बिंदु आर इस रेखा के अलोंग, रेखा के संगत आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, ठीक है। मतलब ये आर यहां पर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हमने बस आपको समझाने के लिए बिंदु आर को हमने यहां पे लिया है और इसके स्थिति सदिश को हमने वेक्टर आर मान लिया है। अब देखिए,
तो हमने क्या बोला कि लाइन का इक्वेशन निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है, मतलब इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं इन प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक में एक्स वाई निर्देशांक में आपस में क्या संबंध है वो निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो हमें ये देखना है कि इस रेखा पर जो भी अलग अलग बिंदु हैं इन सभी बिंदुओं के बारे में ऐसा क्या है कॉमन रिलेशन, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो प्रत्येक बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस रेखा के समांतर में ये वेक्टर दिया हुआ है, हमने इस रेखा के ऊपर एक बिंदु दिया हुआ था और एक बिंदु हमने अपने मन से मान लिया। हम ए और आर दोनों को मिला करके हम एक वेक्टर बना लेते हैं सदिश। तो हमने यहां पे एक वेक्टर ए आर बना लिया। ठीक है, ए आर वेक्टर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये आर फिक्स पॉइंट नहीं है, आर यहां भी हो सकता है, यहां भी और यहां भी हो सकता है, ऐसे पीछे भी हो सकता है। लेकिन सोचिए, ए अभी आर यहां पर है तो ए आर वेक्टर, अगर आर यहां पे आएगा तो ये होगा ए आर वेक्टर, ये होगा ए आर वेक्टर, ये होगा ए आर वेक्टर। आर इस लाइन पर कहीं पर भी हो तो प्रत्येक केस में, हर स्थिति में ये जो ए आर वेक्टर होगा इस वाले वेक्टर के समांतर में होगा, क्योंकि ये लाइन ही इसके समांतर में है। तो जब लाइन ही इसके समांतर में है तो इस पर कोई भी बनाए, ये ए आर वेक्टर लें या फिर यहां पे ले ए आर वेक्टर या फिर यहां पर ले ए आर वेक्टर, ये ए आर जो वेक्टर है इस वाले वेक्टर बी के समांतर में होगा। मतलब ए आर वेक्टर समांतर है वेक्टर बी के। ऐसा आप देखिए, इस ए आर वेक्टर को हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर में से ए का जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, उसको हम माइनस कर लेंगे तो ये बन जाएगा ए आर वेक्टर। तो आर का सदिश माइनस ए का सदिश, तो ये हो गया वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। इसको लिख लिया हमने ए आर वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों समांतर है, दोनों पैरेलल है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे लगा दीजिए एक कांस्टेंट जिसको आप कुछ भी मान सकते हैं, जनरली बुक में लेमडा इसको माना होता है। तो ए आर इक्वल टू लेमडा गुने वेक्टर बी, ऐसा। अब देखिए, इस ए आर को लिख लिया हमने आर माइनस ए, यहां पे लेमडा का लेमडा है और यहां पर है वेक्टर बी। अब देखिए हमें करना क्या है, इसमें यहां पे जो हमारे पास वेक्टर आर है इसको हम लिख सकते हैं सदिश ए प्लस लेमडा गुने सदिश बी, ऐसा। ये तो ये जो हमारे पास एक परिणाम आया है, जो संबंध आया है, इसको हम बोलेंगे इस रेखा का समीकरण। ये हमारा है इस रेखा का समीकरण। अच्छा, ये जो रेखा का समीकरण है ये अभी वेक्टर के फॉर्म में है, मतलब अभी जो हमने रेखा का समीकरण निकाला है वो हमने सदिश रूप में निकाला है। इसमें निकाला है सदिश रूप में निकाला है। अच्छा, आप इस रेखा के समीकरण को इस सदिश रूप से कार्तीय रूप में भी बदल सकते हैं, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो रेखा का जो समीकरण सदिश रूप में होता है ये उतना काम नहीं आता है, रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में ये ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो जरा हम इसी समीकरण को कार्तीय रूप में कैसे बदलेंगे वो समझते हैं। अब देखिए, तो ये आंसर है, बस हमें सदिश रूप से कार्तीय रूप में बदलना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जो हमारे पास यहां पर बिंदु ए दिया हुआ था, ये था ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए, इस रेखा के समांतर में एक सदिश दिया है वेक्टर बी, ऐसा। तो ये दोनों क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहां पर जो हमने ए का लिया है सदिश वेक्टर ए, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, इसी चीज को वेक्टर ए को हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स आई कैप, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ऐसा। तो ये चूंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है तो इसमें लिख लीजिए x1, y1 और z1।
जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया रहता है ना, उसमें हम x1 y1 z1 या x2 y2 z2 या x0 y0 z0 ऐसा कुछ मान लेते हैं। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ इसलिए। तो हमने a का जो सदिश था वेक्टर a, इसको हमने ये मान लिया। अच्छा, इस रेखा के समांतर में एक और वेक्टर दिया हुआ था वेक्टर b, इसको हम मान लेते हैं a I कैप b j कैप और c k कैप, ऐसा मान लेते हैं। तो ये दोनों तो प्रश्न में दिया हुआ था। अब देखिए, हमने इस वाले बिंदु r को अपने मन से माना है। हमने क्या बोला, ये बिंदु r फिक्स नहीं है, ये बिंदु r इस रेखा पर कहीं भी आगे पीछे हो सकता है, ये वेरिएबल पॉइंट है। तो हमें करना क्या है इसमें कि चूंकि ये हमने अपने मन से माना है, तो इसको आप लिख, जो चीज आप अपने मन से मानते हैं उसको हम सिंपली लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। ध्यान दीजिएगा, ये हमने अपने मन से माना है तो इसको एक्स वाई जेड ही लिखेंगे, इसमें 1 या 2 नहीं लगाएंगे ऐसा। तो हमें करना क्या है, अब जो हमारे पास इस रेखा का स्थिति सदिश, इस रेखा का जो हमारे पास समीकरण आया है सदिश रूप में, हमें करना क्या है, इस समीकरण को कार्तीय रूप में चेंज करना है। तो इसी वाले फॉर्मूला में ये सब मान हमको डाल देना है। तो वेक्टर r बराबर वेक्टर a प्लस लेमडा गुने वेक्टर b। अच्छा देखिए, जो वेक्टर r है ये हमने अपने मन से माना था, इसके जगह पे ये डाल दीजिए एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप बराबर जो वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए मतलब जो बिंदु दिया हुआ था लाइन के ऊपर, तो इसके स्थिति सदिश को हमने क्या माना है यहाँ पे, वो यहाँ लिख लीजिए x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप, यहाँ प्लस है तो यहाँ लिख लीजिए प्लस, और यहाँ पे गुने में है लेमडा तो लेमडा। यहाँ पे वेक्टर बी दिया हुआ है, तो वेक्टर बी इस रेखा के समांतर में जो वेक्टर है वो, तो बी की जगह पे हम ये लिख लेते हैं, बी की जगह लिख दिया हमने ए आई कैप बी जे कैप और लिख लिया हमने सी के कैप। अब देखिए इस वाले समीकरण को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, देखिए यहां पर आई कैप जे कैप के कैप है, यहां पे आई जे के और आई जे के, दाहिने साइड में आई जे और के दो दो बार है, तो पहले दोनों को एक साथ कर लीजिए। तो अगर हम इन दोनों को साथ में कर ले तो x1 आई कैप और यहां पे लेमडा गुने ए आई कैप, तो इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस लेमडा ए आई कैप। हमने दोनों आई को साथ में कर लिया। अब यहां भी जे कैप है, यहां भी जे कैप है, इन दोनों को साथ में कर लीजिए। तो यहां पे क्या है हमारे पास y1 लेमडा बी जे कैप और यहां पे के कैप, यहां भी के कैप, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे है z1 और लेमडा इंटू सी, तो ये हो गया लेमडा सी के कैप, ये दाहिने साइड में है। और देखिए बाएं में क्या है, ये हमारे पास है एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर x1 प्लस लेमडा ए आई कैप y1 प्लस लेमडा बी जे कैप z1 प्लस लेमडा सी के कैप। हमें करना क्या है, अब जो हमारे पास समीकरण आया है, इस समीकरण के दोनों साइड ध्यान दीजिए, दोनों साइड जो आई कैप है, ये वाला आई कैप और यहां भी आई कैप, तो दोनों साइड आई कैप का जो गुणांक है कॉफिशिएंट, इसको तुलना कर लीजिए। अगर ये इसके बराबर है तो आई कैप का गुणांक और आई कैप का गुणांक बराबर होना चाहिए, जे कैप का गुणांक जे कैप का गुणांक भी बराबर होना चाहिए, के कैप का गुणांक के कैप का गुणांक बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों समीकरण को करेंगे, यहाँ पे हम तुलना कर लेंगे। तो अगर हम तुलना करते हैं, तुलना करना मतलब कंपेयर करना, तुलना करने पर, तो आई कैप का गुणांक यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पे क्या है x1
प्लस लेमडा ए, ये हो गया आई कैप का गुणांक। जे कैप का गुणांक है यहाँ पे y, और यहाँ पे है y1 प्लस लेमडा बी, और के कैप का यहाँ पे गुणांक है z, और यहाँ पे गुणांक है z1 प्लस लेमडा सी। ऐसा आप ध्यान दीजिएगा, हमने आई कैप के गुणांक को अलग कर लिया, जे कैप गुणांक को अलग कर लिया, और के कैप को अलग कर लिया। अच्छा, अब इन तीनों समीकरण में एक बात ध्यान से देखिए, इन तीनों ही समीकरण में यहाँ पर लेमडा है, यहाँ भी लेमडा, यहाँ भी लेमडा, और यहाँ भी लेमडा, बाकी सब अलग अलग है एक्स वाई जेड, लेकिन लेमडा हर जगह है। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों समीकरण में से लेमडा का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए x1 को इधर भेज दीजिए, तो ये आ गया x माइनस x1 बाई ए। यहां से निकालिए लेमडा का मान, तो लेमडा आ गया, इधर भेजिए y1 को, y माइनस y1 बाई बी। यहां से लेमडा का मान निकालिए, तो ये z माइनस z1 बाई सी, ये आ गया हमारा लेमडा का मान। ऐसा, तो ये मान लेमडा का है, और ये भी लेमडा का मान है, और ये भी लेमडा का मान है। लेमडा तो एक ही है, लेकिन उसके तीन अलग अलग मान आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा का जो तीन मान आया है, x में, y में और z में, तीनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस x1 बाई ए, ये लेमडा का मान x में, ये बराबर होगा लेमडा का मान y में है उसके, और ये बराबर होगा लेमडा का मान जो z में है उसके। ये तीनों ही मान इक्वल है, बराबर है, और ये किसके बराबर है, ये लेमडा के बराबर है। ये लेमडा क्या था, लेमडा हमने यहां पे लगाया था कांस्टेंट। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर अगर समांतर है तो ये वेक्टर बराबर लेमडा गुने आर वेक्टर हम लिख सकते हैं, ऐसा। तो अब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इसको हम बोलते हैं रेखा का समीकरण। जो समीकरण ये है रेखा का, वही समीकरण ये भी है, बस दोनों में अंतर क्या है कि रेखा का एक समीकरण जो है वो वेक्टर के रूप में है, सदिश के रूप में है, और एक हमारा एक्स वाई जेड कार्तीय रूप में है, ऐसा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि रेखा का समीकरण क्या होता है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है हमेशा कि रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें इस रेखा के ऊपर एक बिंदु पता होना चाहिए, और रेखा का दिशा पता करने के लिए रेखा के समांतर में एक वेक्टर दिया होना चाहिए। ठीक है, तो रेखा के ऊपर जो बिंदु होता है दिया हुआ, वो बिंदु हमारा वेक्टर ए है, इसका स्थिति सदिश, और रेखा के समांतर में जो वेक्टर है, उस समांतर वाले वेक्टर में हमने कांस्टेंट लेमडा लगाया है। ठीक है, तो जब भी आपको रेखा का समीकरण दिया हुआ हो सदिश रूप में, तो ध्यान दीजिएगा जहां पर भी कोई कांस्टेंट का नाम, यहाँ हमने लेमडा लिया है, ये नाम चेंज भी हो सकता है, कांस्टेंट का नाम m डाल दो, k डाल दो, l डाल दो, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी वेक्टर में, जिस वाले वेक्टर में कांस्टेंट से गुना किया गया है, तो समझ जाइए कि वो जो वेक्टर है इस लाइन के समांतर वाला वेक्टर है, और जिसमें कांस्टेंट से गुना नहीं किया गया है ऐसे ही है, वो वेक्टर समझ जाइए कि लाइन के ऊपर जो बिंदु है उसका स्थिति सदिश है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि लाइन के समीकरण में ये बिंदु का स्थिति सदिश और समांतर में जो वेक्टर है, इस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है, महत्व है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि किसी रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में दिया हुआ है, तो समझिए इस कार्तीय रूप के समीकरण में क्या है, देखिए x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो ध्यान दीजिएगा ये जो x, y और z है, ये तो वेरिएबल है, ये चर राशि है। ठीक है, x, y, z क्या है, वेरिएबल, चर राशि है, ये फिक्स नहीं है। लेकिन x1, y1, z1 वो क्या है, x1, y1, z1 बिंदु का स्थिति सदिश, ये चर राशि नहीं, ये तो कांस्टेंट है। वैसे ही a b c ये भी क्या है, कांस्टेंट है, इसमें बस वेरिएबल x, y, z ही है, ऐसा। अब देखिए, तो
हमारे पास अगर लाइन का समीकरण दिया हुआ है कार्तीय रूप में, तो इस कार्तीय रूप के समीकरण में जो नीचे में ए बी और सी होगा वो समझ जाइएगा कि ए बी और यहाँ पे सी होगा, ए बी और सी जो होगा वो ए बी और सी कुछ और नहीं है बल्कि लाइन के समांतर में जो वेक्टर है, इसमें जोड़ दीजिए आई कैप जे कैप के कैप, तो इस लाइन के समांतर में जो वेक्टर है वो वेक्टर बन जाएगा। और x में से जो माइनस किया गया है, y में से जो माइनस किया गया है, z में से जो माइनस किया गया है, x1 y1 z1, ये कुछ और नहीं है, इस रेखा के ऊपर का बिंदु है। ठीक है, लेकिन इससे भी पहले आपको एक बात का ध्यान देना है। बच्चे अक्सर ऐसा गलती करते हैं कि जब भी आपको रेखा का समीकरण दिया हुआ है, उस समीकरण से आपको यह पता करना हो कि वो रेखा किस बिंदु से पास कर रहा है और रेखा के समांतर में कौन सा वेक्टर है, वो पता करने के लिए x का जो गुणांक है, y का जो गुणांक है और z का जो गुणांक है, x, y और z तीनों का गुणांक 1 होना चाहिए। मतलब x के पीछे 2, 3, 4 नहीं होना चाहिए। अगर होगा यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी होगा तो इसके गुणांक को पहले हमें 1 कर लेना है। अगर यहाँ पे 2 होगा तो इसको हम ऊपर और नीचे 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे 2 है, 2 से भाग कर दिया तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 5 है y से पहले, तो ऊपर नीचे 5 से भाग कर देंगे। अगर 5 है, 5 से कर दिया भाग, तो यहाँ पे 1 बन गया। मतलब किसी रेखा का जो समीकरण दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले हमें यह देखना है कि रेखा के उस समीकरण में x, y और z इन तीनों का गुणांक 1 है कि नहीं। 1 प्लस 1, अगर -1 भी है फिर भी दिक्कत है, हमें 1 ढूंढना है। अगर 1 नहीं है तो पहले x, y, z के गुणांक को 1 कर देना है। 1 कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि a, b और c का वैल्यू क्या है, x1, y1, z1 का वैल्यू क्या है, पहले नहीं देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हम करते क्या है, हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम एक रेखा का समीकरण निकाल लेते हैं। अब देखिए, हमने क्या बोला कि अगर हमें किसी रेखा का समीकरण निकालना है तो रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेखा के ऊपर हमें एक बिंदु पता होना चाहिए और रेखा के समांतर में एक वेक्टर दिया होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमें एक रेखा का समीकरण निकालना है, ये रेखा है और मान लीजिए कि ये रेखा एक बिंदु से पास कर रहा है। ये बिंदु कुछ है 1, 2 और 3 ऐसा, और ये जो रेखा है इसके समांतर में एक वेक्टर सदिश दिया हुआ है जो मान लीजिए ये है 2i कैप -3j कैप और +5k कैप। क्योंकि रेखा का समीकरण निकालने के लिए ये दोनों दिया होना ही चाहिए, इतना दिया हुआ होगा तभी हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो मान लो कि ये रेखा है, रेखा इस बिंदु से पास कर रहा है और रेखा इसके समांतर में है, तो इस वाले रेखा का हम समीकरण कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अब रेखा का समीकरण निकालना है तो आप देख लीजिए कि आपको समीकरण निकालना है सदिश के रूप में या निकालना है कार्तीय रूप में। ठीक है, वैसे अगर कुछ ना बोला जाए तो जनरली हम कार्तीय रूप में ही समीकरण निकालते हैं। तो अब कार्तीय रूप में समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b और z माइनस z1/c। अब देखिए, इस फॉर्मूले में पहले तो a b c क्या है, ये कुछ और नहीं, ए बी सी मतलब रेखा के समांतर में जो वेक्टर दिया हुआ है वो ए बी सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, x1 y1 z1 क्या है, रेखा जिस बिंदु से पास कर रहा है वही है x1 y1 और z1। तो x1 y1 z1 यहां डाल दीजिए और ए बी सी यहां डाल दीजिए, तो हमारे पास रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, x माइनस 1 भागा में आ जाएगा 2, y माइनस 2 भागा में आ जाएगा -3 और ये z माइनस z1 यहां आ जाएगा 3 और भागा में क्या आ जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा इस वाले रेखा का समीकरण।
ठीक है, देखिए तो अभी हमने रेखा का समीकरण निकाला एक प्रकार से। कैसे निकाला? रेखा का समीकरण निकालने का जो मेन तरीका है वो तो यही है कि रेखा के ऊपर आपको एक बिंदु दिया होना चाहिए और रेखा के समांतर में एक वेक्टर दिया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रेखा का समीकरण हम एक और प्रकार से निकालते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही है, बस देखने में थोड़ा अलग लगता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक रेखा दिया हुआ है, हमें रेखा का समीकरण निकालना है। अब समीकरण निकालना है रेखा का, तो रेखा के ऊपर एक बिंदु पता होना चाहिए और रेखा के समांतर में एक वेक्टर दिया होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि रेखा एक बिंदु से पास तो कर रहा है, ये बिंदु दिया हुआ है। मान लो कि ये बिंदु दिया हुआ है x1, y1 और z1, ठीक है। लेकिन रेखा के समांतर में जो वेक्टर है वो दिया हुआ नहीं है। तो वो कैसे होगा? रेखा के समांतर में वेक्टर दिया हुआ नहीं है, रेखा के ऊपर ही एक और बिंदु दिया हुआ है। मतलब जब रेखा के ऊपर दो बिंदु दिया हुआ हो तब हमें समीकरण कैसे निकालना है? रेखा के समांतर में वेक्टर दिया हुआ नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है? रेखा के ऊपर दो बिंदु दिया हुआ है। तो जब रेखा के ऊपर दो बिंदु दिया हुआ हो तो कैसे निकालते हैं समीकरण? तो समीकरण निकालने के लिए करते क्या है? देखो, अब हमने रूल क्या पढ़ा है कि रेखा का समीकरण निकालने का जो तरीका है वो रेखा के ऊपर एक बिंदु दिया हुआ होना चाहिए और समांतर में एक वेक्टर दिया होना चाहिए। तो बिंदु तो एक के मतलब दो दिया हुआ है, लेकिन समांतर में वेक्टर नहीं दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं है, समांतर में वेक्टर नहीं दिया हुआ है तो इससे हमें उस रेखा का दिशा नहीं मालूम है। तो रेखा के समांतर में जो वेक्टर है वो हम खुद से बना लेते हैं। इस पे दो पॉइंट दिया हुआ है ना, तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए ऐसा। मान लीजिए कि ये A है और ये B है। तो अगर दो बिंदु दिया हुआ है तो इन दो बिंदु के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं AB वेक्टर। हम वेक्टर AB बना सकते हैं। अब AB बनाएंगे वेक्टर, उसके लिए जो B का स्थिति सदिश है उसमें से माइनस कर देंगे A के सदिश को। तो ये क्या है? B का सदिश x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का i क्या, यहां पे क्या है? अब y में आ जाइए, y2 माइनस y1 का j कैप और z पे आ जाइए। ये हो गया z2 माइनस z1 का k। देखिए हमने इन दोनों बिंदु को जोड़ दिया तो क्या हुआ? ये जो वेक्टर बना है इस वेक्टर का जो दिशा है वही दिशा इस लाइन का भी है। मतलब जब दो बिंदु दिया हुआ हो ना, अब दोनों बिंदु को जोड़ दो, उससे जो वेक्टर बनेगा वही काम करेगा इस लाइन के समांतर वेक्टर की तरह, क्योंकि जो दिशा इसका है वही दिशा लाइन का भी है। तो ये कुछ और नहीं हुआ बल्कि ये किसकी तरह काम करेगा? ये वेक्टर B की तरह काम करेगा, ठीक है। ऐसा अब हमें निकालना है समीकरण। हाँ जी, तो अगर हमें समीकरण निकालना है, मान लीजिए हमें समीकरण निकालना है कार्तीय रूप में। पहले निकालते हैं चलो सदिश रूप में। अगर हमें सदिश रूप में समीकरण निकालना है तो समीकरण निकालने का जो मेन फॉर्मूला है क्या होता है? जो हमने अभी तक पढ़ा है, फॉर्मूला होता है वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B। लेकिन ये तो फॉर्मूला तब काम करता है जब एक बिंदु दिया हुआ हो और लाइन के समांतर में एक वेक्टर हो, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? ये दिया हुआ है बिंदु, ठीक है। तो अब अगर हम चाहें तो ऐसा हम कर सकते हैं, वेक्टर R बराबर ये वेक्टर A है तो हमें चाहिए इसका स्थिति सदिश, तो इसमें ij के लगा दीजिए, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये हो गया वेक्टर A का सदिश स्थिति सदिश प्लस लेमडा। अब हमें क्या चाहिए? वेक्टर B क्या होता है? लाइन के समांतर वाला वेक्टर। तो इस लाइन के समांतर में ये वेक्टर है, मतलब कि ये वेक्टर है, तो यहां पे डाल दीजिए, बस इसको यहां पे लिख दीजिए। तो ये क्या बन गया हमारे पास? x2 माइनस x1 का i कैप, y2 माइनस y1 का j कैप, और ये बन जाएगा z2 माइनस z1 का k कैप। ऐसा तो ये हमारा आ गया
सदिश, इस लाइन का समीकरण सदिश रूप में। इसी समीकरण को अगर हम चाहेंगे तो हम कार्तीय रूप में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, जब हमें इसको चेंज करना हो कार्तीय रूप में, तो पहले तो हम लाइन का समीकरण लिखते हैं। पहले वाला हमने क्या पढ़ा है अभी तुरंत, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। लेकिन लाइन का कार्तीय समीकरण ये तब होता है जब लाइन एक बिंदु से पास करे, वो तो यहाँ बिंदु है ही, बिंदु तो वही है, और समांतर में जो वेक्टर है उसको ए, बी और सी बोलते हैं। तो समांतर में यहाँ पे ये वेक्टर है, तो ये है हमारा ए का वैल्यू, बी का, और ये हमारा है सी का वैल्यू। तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, और बी के जगह पे क्या लिखेंगे, वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, और सी के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, जेड टू माइनस जेड वन। ऐसा, तो ये हो गया हमारा रेखा का कार्तीय समीकरण का फॉर्मूला, जब हमारे पास दो बिंदु दिया हुआ। बेसिकली जो फॉर्मूला पहला था वही फॉर्मूला है, बस देखने में थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें जो समांतर का वेक्टर है वो दिया हुआ नहीं है। तो आप बस एक बार इन दोनों बिंदु को जोड़ करके वेक्टर बना लो, ए बी वेक्टर, तो वो जो ए बी वेक्टर है वही वेक्टर बी की तरह काम करेगा। ए बी वेक्टर ही समांतर वाले वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। ऐसा, तो हम इस दो प्रकार से मेनली, या बोलो कि एक ही प्रकार से हम निकालते हैं रेखा का समीकरण त्रिविमीय ज्यामिति में, ठीक है। अब देखिए, अब इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक होता है जरा वो समझते हैं। अगला टॉपिक क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है रेखा, हमें निकालना है रेखा का दिक अनुपात, रेखा का दिक अनुपात और रेखा का दिक कोज्या, दिक कोज्या। वैसे दिक अनुपात को अगर आप आसान शब्द में थोड़ा याद कर लें तो ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, इसको हम बोलते हैं, और दिक कोज्या को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। ऐसा, तो हमें रेखा का दिक अनुपात और रेखा का दिक कोज्या क्या होता है थोड़ा ये समझना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, वैसे दिक मतलब दिशा, डायरेक्शन, तो ये जो है बेसिकली जो रेखा है उसके दिशा का बात करेगा, डायरेक्शन का बात करेगा, ठीक है। तो वैसे डायरेक्शन के बारे में हमने पहले बात कर रखा है, बस एक नया नाम दे रखा है। तो अगर एग्जाम में ये नाम आ जाए दिक अनुपात दिक कोज्या, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए थोड़ा देख लीजिए। हमने क्या बोला था आपको कि जब हमें किसी रेखा का दिशा निर्धारित करना हो तो हम करते क्या है, रेखा के समांतर में जो वेक्टर दिया हुआ होता है इसको हम बोलते हैं वेक्टर बी जनरली। तो इस समांतर में जो वेक्टर है इसके हेल्प से हम रेखा का दिशा तय करते हैं, ठीक है। तो हमें समझना है कि दिक अनुपात क्या होता है। दिक अनुपात का बिल्कुल सिंपल सा मतलब क्या है वो समझिए। देखिए, हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, लाइन का समीकरण है। अगर हमारे पास लाइन का समीकरण है तो लाइन के समीकरण में जो समांतर वाला वेक्टर है वो भी होता है, वेक्टर r इक्वल टू ये वाला। अगर समीकरण दिया हुआ है सदिश रूप में तो ये हमारा क्या है, लाइन के समांतर का वेक्टर। या अगर लाइन का समीकरण दिया हुआ है कार्तीय रूप में, ऐसा, तो ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ये हमारा क्या है, लाइन के समांतर में वेक्टर है, ऐसा। तो मान लीजिए कि हम इसको वेक्टर बी को जो समांतर में है वो क्या है, वो ले लिया हमने ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, ऐसा। तो एक लाइन का समीकरण है, तो लाइन के समीकरण में लाइन के समांतर में जो वेक्टर है उसके बारे में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इस लाइन के समांतर में जो वेक्टर है
उस वेक्टर में आई, जे और के तीनों हिस्सा होगा। तो आई, जे और के इस तीनों का जो गुणांक है, आई, जे और के इस तीनों का गुणांक लाइन के समांतर में जो वेक्टर है उस वेक्टर में आई, जे और के इन तीनों का जो गुणांक है, मतलब ए, बी और सी, इसी को हम बोलते हैं दिक् त्रिज्या। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं दिक् अनुपात। इसे हम बोलते हैं दिक् अनुपात। ऐसा ये लाइन के समांतर में जो वेक्टर है, वेक्टर में आई, जे और के का जो गुणांक है, आई, जे और के का गुणांक, पहले वाला जो नंबर है उसी को हम बोलते हैं दिक् अनुपात। मतलब अगर किसी लाइन का समीकरण ऐसे दिया हुआ है तो दिक् अनुपात ए, बी और सी हुआ। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात समझना है कि इस लाइन का दिक् अनुपात ए बी सी तो है, लेकिन सिर्फ ए बी सी नहीं है। इस लाइन का दिक् अनुपात ए, बी और सी का जो भी गुणज होगा, मल्टीपल, ए, बी और सी का मल्टीपल गुणज, मतलब इसको 2 से गुना कर दो तो 2a, 2b और 2c, इसको भी हम बोल सकते हैं इस लाइन का दिक् अनुपात। इसका और भी मल्टीपल ले लीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 3a, 3b और 3c, इसको भी हम बोल सकते हैं इस लाइन का दिक् अनुपात। या 1, 2, 3 से क्या, सिंपल सा एक कांस्टेंट k से गुना कर दीजिए, तो ka, kb और kc, इसको भी हम बोल सकते हैं इस लाइन का दिक् अनुपात। दिक् अनुपात का सिंपल मतलब क्या है कि लाइन के समांतर में जो वेक्टर है उसके आई, जे और के का गुणांक। तो लाइन के समांतर में ये वेक्टर है। अच्छा, अगर हम इस वेक्टर में 2 से गुना कर देंगे तो वेक्टर में 2 से गुना करने पर क्या आ जाएगा? अगर इस लाइन के समांतर में वेक्टर बी है, जैसे इस लाइन के समांतर में वेक्टर बी है, वैसे ही इस लाइन के समांतर में वेक्टर 2b भी है। अगर हम इसमें 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है? इस वेक्टर का दिशा चेंज नहीं होता है, बस क्या होता है, अगर हम 2 से गुना करते हैं तो इससे इसके डायरेक्शन में, दिशा में कोई चेंज नहीं होता है, बस इसका मैग्नीट्यूड होता है चेंज। हाँ जी, तो ये a बन गया 2a, 2b और 2c। तो इस लाइन के समांतर में ये वेक्टर है तो ये इसका दिक् अनुपात है। 2 से गुना भी कर दिया तब भी ये क्या है, इस लाइन के समांतर में ही है, तो ये भी इसका दिक् अनुपात है। अगर हमने इसको 3 से गुना कर दिया वेक्टर बी को, 3b, तो ये वेक्टर भी क्या होगा, इसके समांतर में ही होगा, तो ये भी दिक् अनुपात है। अगर हमने इस वेक्टर बी को मल्टीप्लाई कर दिया k से, तो ये क्या बन गया, k से मल्टीप्लाई किया तो ka, kb और kc, ये भी इस लाइन का दिक् अनुपात है। लाइन के समांतर में जो भी वेक्टर है उस वेक्टर का आई, जे और के का जो गुणांक होगा वो हमारा दिक् अनुपात है। ठीक है जी। हाँ, ध्यान देना है, एक लाइन का दिक् अनुपात एक से ज्यादा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, क्योंकि एक लाइन के समांतर में एक वेक्टर नहीं होगा बल्कि बहुत सारे वेक्टर होंगे। वेक्टर बी इसके समांतर में है, 2b भी समांतर में है इसके, 3b भी इसके समांतर में है, 4kb भी समांतर में है। तो लाइन के समांतर में जो भी वेक्टर है उसके आई, जे और के का गुणांक दिक् अनुपात होता है। ठीक है। आप देखिए ये दिक् कोज्या क्या होता है। दिक् कोज्या भी दिक् अनुपात से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन लाइन का दिक् कोज्या मात्र एक होता है। दिक् अनुपात बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही रेखा का दिक् अनुपात बहुत सारा हो सकता है, अनंत, इनफाइनाइट, लेकिन एक रेखा का दिक् अनुपात एक ही होगा। अब दिक् अनुपात क्या है, देखो यहां भी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, तो दिक् अनुपात भी कहीं ना कहीं उस रेखा के दिशा के बारे में बात करेगा। तो सिंपल क्या होता है ना कि हमारे पास एक लाइन है, लाइन के समांतर में वेक्टर है, तो हमें करना क्या है कि हमें इस वेक्टर को, इस सदिश को, इस वेक्टर को, इस सदिश को हमें इकाई सदिश में बदल देना है। लाइन के समांतर में जो सदिश दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर को, सदिश को हमें इकाई सदिश में बदल देना है, मतलब यूनिट वेक्टर में बदल देना है। ठीक है। तो इस वेक्टर को बदलना है किसमें, हमें यूनिट वेक्टर में। तो
जब कभी भी किसी वेक्टर को बदलना होता है यूनिट वेक्टर में तो हम करते क्या है, ऐसे बी कैप, ये हो गया बी का यूनिट वेक्टर। कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर बी है उसको डिवाइड कर देते हैं बी के ही मैग्नीट्यूड से, ऐसा। तो ये हमारा बी क्या है, ये है हमारा ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। इसको भाग कर देना है इस बी के मैग्नीट्यूड से, मापांक से। तो इस बी का मापांक क्या होगा, बी का मापांक होगा, देखो आई से पहले जो भी है उसका स्क्वायर, जे से पहले जो भी है उसका स्क्वायर और के से पहले जो भी है उसका स्क्वायर, इन तीनों का अंडर रूट, ऐसा। तो ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया बी का इकाई सदिश। अब देखिए इस इकाई सदिश में भी आई जे और के है, तो क्या कीजिए आई वाले को अलग कर लीजिए, जे को अलग, के को अलग कर दीजिए। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बी कैप बराबर ए भागा ए, और यहां भागा में क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट आई कैप प्लस बी भागा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट जे कैप प्लस सी भागा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट के कैप, ऐसा। तो हमने क्या किया कि लाइन के समांतर में जो वेक्टर था उसको हमने बदल दिया किसमें, इकाई सदिश में। अब इस इकाई सदिश का जो आई जे और के का गुणांक है, लाइन के समांतर में जो वेक्टर होता है उस वेक्टर का इकाई सदिश, इसका जो आई जे और के का गुणांक है वही है दिक् अनुपात, सॉरी दिक्कोज्या। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इन तीनों को, इसको हम बोलते हैं दिक्कोज्या। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं एल। आई से पहले वाले को एल बोलते हैं, जे से पहले वाले को एम बोलते हैं और के से पहले वाले को हम एन बोलते हैं। तो ये हो गया एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और एन का वैल्यू। तो यहां पर जो एल एम और एन का वैल्यू आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे दिक्कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन। लाइन के समांतर में जो वेक्टर है उसको बदलो किसमें, इकाई सदिश में। तो हमने बदला इकाई सदिश में तो ये बन गया। तो अब जो आई जे और के का गुणांक है वही हमारा क्या है, दिक्कोज्या है। तो हमने क्या बोला था, दिक् अनुपात बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन दिक्कोज्या एक ही होगा, एल एम एन, बस यही हो गया दिक्कोज्या। अब इसको हम 2 से 3 से 4 से गुना इसकी तरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको 2 3 4 से गुना करेंगे तो इसका मापांक क्या होगा, बदल जाएगा। हमें इसका मापांक क्या चाहिए, 1। इकाई सदिश का मतलब ही क्या होता है, मापांक 1 होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा L है, M है, N है, ये इकाई सदिश है, इसका मापांक 1 होगा ना। तो मापांक 1 होगा मतलब L का स्क्वायर, M का स्क्वायर और N का स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हमने निकाले, इसका मापांक निकाल लिया। तो I से पहले जो है उसका स्क्वायर, जे से पहले जो है उसका स्क्वायर, के से पहले जो है उसका स्क्वायर का अंडर रूट 1। हटाया अंडर रूट को तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो हमें इस रिजल्ट को याद रखना है कि किसी भी रेखा का जो दिक् अनुपात होगा उसको हम, पहले होता क्या है, दिक् अनुपात और दिक्कोज्या दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दिक् अनुपात क्या है, लाइन के समांतर में जो वेक्टर है, चाहे वेक्टर कोई भी हो, बी या 2b या 3b या kb, लाइन के समांतर में जो वेक्टर है उसका आई जे और के का जो गुणांक है वही दिक् अनुपात है। तो अभी लाइन के समांतर में बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं तो दिक् अनुपात भी बहुत सारा हो सकता है। लेकिन अब इसी लाइन के समांतर में वेक्टर सदिश जो इकाई सदिश हो, लाइन के समांतर में ऐसा वेक्टर जिसका मापांक 1 हो, तो इसका मापांक 1 है, मापांक 1 वाला लाइन के समांतर में मापांक 1 वाला क्या होगा, वो तो एक ही वेक्टर होगा। हाँ जी, वैसे आप चाहो तो यहां पे लगा सकते हो प्लस माइनस। देखिए जैसे अब इस लाइन के समांतर में हम ऐसे लेंगे एक वेक्टर, ये लिया हमने बी कैप, ये हो सकता है इस डायरेक्शन में, और एक इसका अपोजिट भी, उल्टा भी हो सकता है, राइट में और लेफ्ट में। तो ये भी क्या है, ये हो गया हमारा माइनस का बी कैप, ऐसा। तो आप चाहो तो यहां पे प्लस माइनस लगा सकते हो, प्लस माइनस।
ये वैल्यू एक बार प्लस में लो और ये वैल्यू एक बार माइनस में लो। तो एक नहीं आप दो कह सकते हैं, मान लीजिए अगर कहना हो तो। वैसे एल और एम और एन ये एक बार लेंगे प्लस में, एक बार लेंगे माइनस में। तो ये है दिक् अनुपात और दिक् कोज्या। दोनों ही रेखा के समांतर में जो वेक्टर है उस वेक्टर के आई जे और के का ही गुणांक है। लेकिन दिक् अनुपात उस वेक्टर का गुणांक जिसका मापांक कुछ भी हो, मापांक 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे कुछ भी हो, तो दिक् अनुपात हो गया। अगर मापांक 1 होगा मतलब रेखा के समांतर में इकाई सदिश लेंगे, तो फिर जो आई जे और के का गुणांक होगा उसको क्या बोलेंगे, दिक् कोज्या बोलेंगे। और जब किसी भी क्वेश्चन में दिक् कोज्या का बात आए तो समझ जाना कि एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एन का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला अप्लाई किए बिना क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है। वैसे दिक् कोज्या का एक और भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको वो भी पता होना चाहिए। देखते हैं 2 सेकंड में। दिक् कोज्या को एक और भी प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। दिक् कोज्या को, ये वाला को देखो वो कैसे कर सकते हैं। अब दिक् कोज्या को एक और प्रकार से करना है परिभाषित, तो समझिए कि ये हमारे पास है एक्स वाई और जेड अक्ष। ये एक्स वाई और जेड अक्ष है। हमारे पास एक रेखा है, एक लाइन है। मान लीजिए हमारे पास ये एक रेखा है, एक लाइन है। ये त्रिविमीय ज्यामिति 3D में है। ठीक है। ये इस व्हाइट बोर्ड के तल में नहीं है, ये लाइन इस व्हाइट बोर्ड के तल में नहीं है। मान लो कि ये लाइन कुछ ऐसा है, अंदर से बाहर की ओर है जैसा। तो अब ये जो लाइन लिया हमने, अब हम बता रहे हैं दिक् कोज्या का एक और कॉन्सेप्ट, ये भी काफी काम आता है कई बार। दिक् कोज्या मतलब डायरेक्शन कोसाइन। देखिए तो हमारे पास ये एक लाइन है, तो अब ये लाइन जो है एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। ये लाइन एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, तो ये लाइन एक्स अक्ष के साथ कुछ कोण बनाया, ये हो गया हमारा, इस कोण को बोल दिया हमने अल्फा। लाइन एक्स अक्ष के साथ कोण बनाया एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के उल्टा दिशा में। ठीक है। धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, पॉजिटिव वाला एक लाइन लिया, लाइन धनात्मक एक्स अक्ष के साथ घड़ी के उल्टी दिशा में कोण बनाया, उसको बोल दिया अल्फा। अब यही लाइन इसके साथ भी कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। वैसे ये लाइन तो यहां पर है, इससे कोण कैसे बनाएगा, कोण बनाएगा। उसके लिए करो क्या, इस लाइन को हम यहां पे बना लेते हैं, यहां पे बनाते हैं वाई अक्ष को। ठीक है। तो अब यहां पर लाइन वाई अक्ष के साथ, वाई धनात्मक प्लस वाला अक्ष के साथ ये लाइन कुछ कोण बनाएगा, इसको बोल देंगे हम बीटा। अब यही लाइन जो है इस जेड अक्ष के साथ भी कुछ कोण बनाएगा। जेड तो यहां पर है तो बात नहीं, इसको थोड़ा खसका के यहां पर ले आते हैं, ये हमारा है जेड अक्ष ऐसा। तो अब यही लाइन जो है इस जेड अक्ष के साथ भी कुछ कोण बनाएगा, इसको बोल दिया हमने गामा। तो एक लाइन है, एक लाइन जो धनात्मक एक्स अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष और धनात्मक जेड अक्ष के साथ घड़ी के उल्टी दिशा में कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। तो एक्स के साथ जो कोण बनाएगा उसको हमने अल्फा बोल दिया, ये लाइन वाई के साथ जो कोण बनाएगा उसको हमने बीटा बोल दिया, और यही लाइन जेड के साथ जो बनाया कोण उसको हमने गामा बोल दिया। तो अब इस वाले कोण का जो कॉस थीटा का वैल्यू है, इस वाले कोण का कॉस का वैल्यू मतलब कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस बीटा का वैल्यू और कॉस गामा का वैल्यू। ये लाइन एक्स के साथ कोण बनाया अल्फा, वाई से बनाया कोण बीटा, जेड से बनाया गामा। तो इन तीनों कोण का कॉस का जो वैल्यू है, इसी कॉस के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन।
वैसे भी कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन ही होता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो कॉस अल्फा का जो वैल्यू आएगा उसको एल बोल देते हैं, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन बोल देते हैं। मतलब कॉस अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आई कैप से पहले वाला जो गुणांक होता है वो आएगा, कॉस बीटा जे कैप से पहले वाला गुणांक वो आएगा, और कॉस गामा के कैप से पहले वाला गुणांक वो आएगा। तो ये हमारा हो गया इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्या। और आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी एल एम एन का बात हो तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। हमें भूलना नहीं है कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन है दिक कोज्या ये कुछ और है ही नहीं, इस लाइन के समांतर में जो इकाई सदिश है ये इस इकाई सदिश का आई जे और के का गुणांक है। मतलब इस लाइन के समांतर में इकाई सदिश क्या हो जाएगा, एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप। ऐसा आप डायरेक्शन कोसाइन में दिक कोज्या में अगर आई जे के जोड़ दोगे तो लाइन के समांतर का इकाई सदिश बन जाएगा। ठीक है, ऐसा है। अब देखिए हम इसमें एक और टॉपिक कवर करते हैं हम लोग। जब कभी भी हमें दो रेखा के बीच का कोण निकालना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखा के बीच का कोण मतलब एंगल निकालना है कि दो लाइन के बीच में कितना एंगल बन रहा है। अब देखिए कैसे एंगल निकालते हैं। तो हमारे पास ये एक लाइन दिया हुआ है और हमारे पास ये एक लाइन दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है। लाइन दिया हुआ है मतलब दो रेखा दिया हुआ है, मतलब दो रेखा का समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो ऐसे मान लेते हैं, देखो रेखा का जब भी समीकरण दिया हुआ रहेगा, रेखा किस बिंदु से पास कर रहा है वो बिंदु तो समीकरण में दिया होता ही है। तो मान लो ये रेखा पास कर रहा है किसी बिंदु A1 वेक्टर से, और इस रेखा के समांतर में जो वेक्टर है उसको बोल दिया हमने B1 वेक्टर। अब रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो उसमें ये दोनों दिया तो होगा ही होगा। ये दूसरा रेखा है, मान लो दूसरा रेखा पास कर रहा है किसी दूसरे बिंदु A2 से, और दूसरा रेखा समांतर है दूसरे वेक्टर B2 में। ऐसा हमें करना क्या है कि हमें इन दोनों रेखा के बीच का जो कोण है, छोटा वाला कोण, वैसे दो रेखा के बीच का कोण ये भी है और बीच का कोण ये भी है। तो जब भी आपको दो रेखा के बीच का कोण निकालने के लिए बोला जाए, आप समझ जाना कि आपको दो रेखा के बीच का छोटा वाला कोण निकालना है, बड़ा कोण नहीं निकालना है, न्यून कोण निकालना है। बेसिकली अधिक कोण नहीं निकालना है, तो हमें निकालना है ये वाला न्यून कोण निकालना है। ऐसा तो ये कोण कैसे निकालेंगे। अब दो रेखा के बीच का कोण निकालने से पहले समझिए कि कोण का बेसिकली क्या मतलब है। दो रेखा के बीच का कोण एंगल, देखो एंगल का बेसिक मतलब किसी भी रेखा के डायरेक्शन से होता है, दिशा से होता है। ठीक है, अब लाइन का दिशा तो इस वाले वेक्टर पे निर्भर है और इस लाइन का दिशा इस वाले वेक्टर पे निर्भर है। तो लाइन का दिशा इस पे निर्भर है और इसका दिशा इस पे निर्भर है। ठीक है, तो हमें दो लाइन के बीच का, दो रेखा के बीच का कोण निकालना है, तो हम क्यों ऐसा ना कर ले कि इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकाल लें। जो इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण होगा वही इन दोनों लाइन के बीच का कोण होगा। क्योंकि देखो जो वेक्टर है, सदिश है, सदिश का रूल कहता है कि आप वेक्टर को बिना दिशा बदले हुए ऊपर नीचे खसका सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा खसका के ऊपर ले गए और थोड़ा खसका के पीछे ले आए, इसको हमने थोड़ा खसका के ऊपर ले गए और थोड़ा हमने पीछे ले आ गए। तो ये यहां पे बन गया कुछ वेक्टर B1। हम बस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले गए फिर थोड़ा पीछे ले आए, इससे क्या हुआ, इसका दिशा नहीं बदला है। अब इसको भी थोड़ा आगे खसका लीजिए, समांतर में ही, दिशा ना बदले, इसको थोड़ा यहां खसकाइए फिर थोड़ा पीछे ले आइए, तो ये भी कहीं यहां आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा B2 वेक्टर। अब देखिए
जो इन दोनों सदिश के बीच का कोण है, थीटा बोल दीजिए इसको, जो इन दोनों सदिश के बीच का कोण है वही इन दोनों लाइन के बीच का कोण है। अब दो सदिश के बीच का कोण निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता ही होता है, cos थीटा बराबर b1 वेक्टर गुने b2 वेक्टर भागा b1 का मॉड भागा b2 का मॉड, ऐसा। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे कि दो समांतर वाले वेक्टर के बीच का कोण निकाल लेंगे, और लाइन के समांतर वाला जो वेक्टर है, जो उस वेक्टर के बीच का कोण होगा वही दोनों के लाइन के बीच का कोण होगा, ऐसा। ठीक है, तो जब भी कोण निकालना हो हम ऐसे निकालते हैं, सिंपल सा, इसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, हमें समझना यह है ना कि दो रेखा के बीच का जो भी, जहां पर भी कोण का बात है, तो रेखा के बीच का कोण मतलब उस रेखा के समांतर में जो वेक्टर है उस वेक्टर के बीच का कोण। पूछेगा रेखा के बारे में, लेकिन हमें फोकस करना है रेखा के समांतर वाले वेक्टर के बारे में, जो भी करना है। ठीक है, चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। अच्छा, मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास दो रेखा है, हमारे पास एक रेखा है 2x माइनस 1/3, दूसरा है 3y माइनस 2/4, और तीसरा है z माइनस 1/2। ये एक रेखा दिया हुआ है कार्तीय रूप में, ठीक है, और एक रेखा ये दिया हुआ है, और दूसरा रेखा दिया हुआ है x माइनस 2/3, y माइनस 3/p, z प्लस 1/4, ऐसा। हमारे पास एक रेखा ये दिया हुआ है और एक रेखा ये दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया है ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखा आपस में लंबवत है, लंबवत है। दो रेखा है और दोनों आपस में क्या है, लंबवत है। तो P का मान बताइए, हमें क्या निकालना है, हमें P का मान निकालना है। यहां जो P है हमें इस P का मान निकालना है। ये रेखा और ये रेखा दोनों लंबवत है, तो P का मान निकालना है। आप समझिए, पहले तो इसमें देखना यह है कि लंबवत का मतलब क्या होता है। दो रेखा लंबवत है मतलब परपेंडिकुलर है, दो रेखा लंबवत है मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे ऐसे मान लीजिए ना कि हमारे पास एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ऐसा, इसको बोलते हैं लंबवत, परपेंडिकुलर। तो दो रेखा ऐसा ही है। तो पूछा गया है कि यहां पर P का ऐसा क्या मान लिया जाए ताकि दोनों रेखा क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। अच्छा, लंबवत मतलब हमने क्या बोला, दो रेखा लंबवत है, दो रेखा लंबवत है, इसका मतलब दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब हमने क्या बोला, जब भी कोण का बात आए तो रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री, तो हमें रेखा पे नहीं फोकस करना है, रेखा के समांतर में जो वेक्टर है हमें वहां फोकस करना है। मतलब हमें रेखा के समांतर वाले वेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, रेखा पे नहीं। तो हमें करना क्या होगा कि हमें निकालना होगा दोनों रेखा के समांतर वाला वेक्टर। तो ये रेखा का समीकरण है, तो पहले निकालते हैं इसका समांतर वाला वेक्टर। चलो जिसको हम b1 बोल लेते हैं। अब तो हम चाहते हैं कि इस रेखा के समांतर में जो वेक्टर है, सदिश है, वो निकाला जाए। तो कैसे निकाला जाएगा, देखिए हमने क्या बोला था, रेखा के समीकरण में दिखाते समय फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c। ये रेखा का समीकरण है। इस समीकरण में a, b और c जो नीचे भागा में है वो हमारा क्या है, रेखा का समांतर वाला वेक्टर है। तो इसके नीचे में 3 है, इसके नीचे 4, इसके नीचे यहां पे 2। तो 3, 4 और 2, i कैप, j कैप, k कैप, ये हो गया इस रेखा का समांतर सदिश वेक्टर। नहीं, यहां पे ध्यान देना है, ये रेखा के समांतर का वेक्टर तभी होगा जब, सबसे पहले क्या ध्यान देना है,
x, y और z इस तीनों का जो गुणांक है 1 होना चाहिए। x के पहले 1, y के पहले 1, z के पहले 1 होगा तभी नीचे वाला वेक्टर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यहां 1 नहीं है, यहां भी 1 नहीं है, यहां पर 1 है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे हमें 1 चाहिए। तो 1 कैसे आएगा? ऊपर में 2 से भाग कीजिए, नीचे भी 2 से भाग कीजिए। तो ऊपर में अगर 2 से भाग करेंगे तो x माइनस 1/2 और नीचे 2 से भाग किया तो 3/2। यहां पे 3 है, ऊपर नीचे 3 से भाग कीजिए तो y माइनस 2/3 और नीचे भी 3 से भाग कीजिए 4/3। यहां पर तो 1 ही है, तो यहां पे कुछ भाग करने का आवश्यकता नहीं है, ऐसा। तो अब इस वाले रेखा के समांतर में जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर हुआ, यहां 1, यहां 1, यहां भी 1। तो जो वेक्टर b1 हुआ समांतर का वेक्टर 3/2 i कैप 4/3 j कैप और प्लस का 2 k कैप, ऐसा ये हुआ इस रेखा के समांतर में वेक्टर। अच्छा, अब निकालना पड़ेगा इसके समांतर में वेक्टर। तो वेक्टर निकालने से पहले यहां पे 1, यहां पहले से 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो इसकी तरह हमें यहां पे भाग करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पहले से ही 1 है, मतलब ये नीचे वाला क्या हो गया? समांतर वेक्टर हो गया। तो जो इस रेखा के समांतर में जो सदिश है वो क्या हुआ? इसको हम चलो b2 बोल लेते हैं। तो वो हो गया हमारा 3i कैप pj कैप और हो गया हमारा 4k कैप। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये रेखा और ये रेखा लंबवत है, परपेंडिकुलर है। दो रेखा लंबवत है मतलब रेखा के समांतर में जो वेक्टर है ये दोनों वेक्टर लंबवत है। तो ये बोलना चाह रहा है कि वेक्टर b1 और वेक्टर b2 रेखा लंबवत है, मतलब समांतर वाला वेक्टर लंबवत है। तो दो वेक्टर लंबवत है तो करते क्या है? जब भी दो वेक्टर लंबवत हो दोनों का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। जब भी दो सदिश लंबवत हो तो उसका अदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। तो b1 डॉट b2 0 होगा। अब डॉट निकालते कैसे हैं वो आपको पता होगा, आई होप सो। डॉट निकालने का सिंपल तरीका है, i वाले को i से गुना कर दो, j वाले को j से गुना कर दो, k वाले को k से गुना कर दो, बस। i को i से, j को j से, k को k से। तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 3/2 गुने 3 प्लस 4/3 गुने p प्लस 2 गुने 4 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिहाई 9/2 प्लस 4p/3, 4 दूनी का 8 बराबर का 0। हमें p का मान निकालना है, इन दोनों को इधर भेज देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4p/3, ये हो गया -8 और माइनस में 9/2। अगर इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे 2, ये आ गया -16 और -9, ये आ गया -25/2, ऐसा। तो देखिए ये हमारा आ गया है 4p/3 बराबर -25/2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4p/3 बराबर -25/2, तो p बराबर ये भाग में तो यहाँ गुना में आ जाएगा, ये गुना में तो ये भाग में आ जाएगा। तो p बराबर -25/2 गुने 3/4। तो p का मान कितना आ गया? 25 या 75 माइनस में 4 दूनी का 8। तो मतलब p का मान आ गया है -75/8। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए? -75/8 होना चाहिए, तब ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दो रेखा के बीच का जो कोण है उस कोण का हम बात करते हैं। चलिए देखिए, अब हम करते क्या हैं, इसमें हम अगले कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। इसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास
दो रेखा दिया हुआ है, ठीक है। अब दो रेखा अगर दिया हुआ है तो दो रेखा एक दूसरे को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, मतलब प्रतिच्छेदी है या नहीं। देखिए, तो हम अभी आगे पढ़ाई करेंगे दो रेखा के बारे में। टू लाइंस, दो रेखाएं। देखिए, हमें यहां पर समझना है कि जब हम पढ़ाई करते हैं 2D ज्योमेट्री में, द्विविमीय में, एक्स और वाई अक्ष में, तो एक्स और वाई अक्ष में जब हम बात करते हैं दो रेखा का, देखिए एक्स और वाई अक्ष 2D ज्योमेट्री मतलब रेखा है इस बोर्ड के ऊपर है, इसके बाहर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इस बोर्ड के सतह पर है। तो जब दो रेखा का अगर हम बात करते हैं 2D ज्योमेट्री में, मतलब द्विविमीय ज्यामिति में, ऐसा 2D ज्योमेट्री में, तो दो रेखा 2D ज्योमेट्री में क्या होता है, दो रेखा 2D ज्योमेट्री में दो केस बनता है। दो रेखा या तो आपस में समांतर होगा, ऐसा एक रेखा ये और एक रेखा ये। दो रेखा 2D ज्योमेट्री में या तो समांतर होता है या इसमें दूसरा केस बनता है कि ये अगर समांतर नहीं है तो प्रतिच्छेदी बनेगा, इंटरसेक्टिंग। या तो समांतर होगा या एक दूसरे को कट करेगा, ऐसा। ये दो रेखा यहां पे कट कर रहा है। अगर हम बात करते हैं दो रेखा का 2D ज्योमेट्री में, द्विविमीय ज्यामिति में, तो या तो दो रेखा समांतर होता है या प्रतिच्छेदी होता है। लेकिन अभी हम पढ़ाई किसमें कर रहे हैं, 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति में। तो अगर यही दो रेखा का हम अगर पढ़ाई करें त्रिविमीय ज्यामिति में, तो यहां पे रेखा समांतर होता है, प्रतिच्छेदी होता है, क्या इसके अलावे और कुछ भी हो सकता है? जरा हम इसका बात करते हैं। दो रेखा है लेकिन त्रिविमीय ज्यामिति है। देखिए, यहां पर बनता है तीन केस। पहला तो समांतर, दूसरा तो प्रतिच्छेदी, ठीक है, और तीसरा विषमतलीय, ऐसा। ये मतलब क्या हुआ, 3D ज्योमेट्री में अगर दो रेखा है तो यहां पे तीन केस बनेगा। दो रेखा ये और ये समांतर, इसकी तरह ही 2D की तरह ही प्रतिच्छेदी। दो रेखा है, यहां और यहां पे कट किया, ऐसा। लेकिन जो तीसरा केस है वो समझना है। अगर दो रेखा का बात करना है तो दो रेखा में एक तीसरा केस बनता है विषमतलीय रेखा। देखो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये दो रेखा है, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, हमने इसको ऐसे रखा, ये दो क्या है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ऊपर की ओर है। या ऐसे भी रखा तो क्या है, दोनों ये समांतर रेखाएं हैं, ऐसा। देखो ये दो रेखा क्या है, समांतर है। ये दो क्या है, ये दो प्रतिच्छेदी है। यहां पे क्या हो रहा है, कट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो तीसरा क्या होता है, ये हुआ हमारा समांतर रेखा, ये हुआ हमारा प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखो, एक रेखा ये है, क्या ये दो रेखा, ऐसे मान लो, क्या ये दो रेखा समांतर है? नहीं है, इसका दिशा अलग अलग है। क्या ये कहीं पे कट रहा है? नहीं, कट भी नहीं रहा है, ना समांतर है ना कट रहा है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, विषमतलीय रेखा, एस्क्यू लाइंस बोलते हैं इसको हम लोग। दो रेखा, ये होता है सिर्फ 3D ज्योमेट्री में ही होता है। दो रेखा जो समांतर भी नहीं है और प्रतिच्छेदी भी नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, विषमतलीय रेखा, ऐसा। मतलब दो रेखा दो अलग अलग तल पे है, एक तल में है ही नहीं, दो अलग अलग प्लेन में है ये। तो उसको आप ऐसे दिखा लीजिए कि मान लीजिए एक रेखा ये है और दूसरा रेखा ऐसा है। ये दोनों यहां पे कट नहीं रहा है। मान लो एक रेखा नीचे में है, एक इसके ऊपर में है, ऐसा नहीं, एक नीचे में किसके ऊपर में, दोनों के बीच में क्या गैपिंग है, ना समांतर है ना प्रतिच्छेदी है, दो अलग अलग तल में है, इसके बीच में गैपिंग है, ये ऐसे बोलते हैं विषमतलीय रेखा, ऐसा। ये
तो 3D ज्योमेट्री में अगर दो रेखा का बात करेंगे तो वो क्या हो, तीन प्रकार का हो सकता है। दो रेखा समांतर, दो रेखा प्रतिच्छेदी, दो रेखा विषमतलीय। तो अब हमें यह पता करना है कि हम कैसे पता करें। अगर दो रेखा हमारे पास दिया हुआ है, मतलब रेखा का समीकरण दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करें कि वो दो रेखा समांतर है, प्रतिच्छेदी है या विषमतलीय है। तो ये समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हम बात करते हैं दो रेखा समांतर कब होगा, कैसे पहचानेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रेखा दिए हुआ है, मतलब हमें रेखा का समीकरण दिया हुआ है, और ये दिए हुआ है दूसरा रेखा, ये इसके पैरेलल है, समांतर है, समीकरण दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है, आपको पता ही है, समीकरण के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि रेखा किस वाले बिंदु से पास कर रहा है, ये हम पता कर सकते हैं। और रेखा के समांतर में कौन सा वेक्टर है, हम ये भी पता कर सकते हैं समीकरण की हेल्प से। एक और रेखा दिया हुआ है, तो ये रेखा कहां से पास कर रहा है, ये हम पता कर सकते हैं। और ये रेखा के समांतर में कौन सा वेक्टर है, हम ये पता कर सकते हैं। अच्छा, आप समझिए, दो रेखा समांतर है, कब होगा ये। अगर मान लेते हैं ये दो रेखा समांतर है, अच्छा ये रेखा है, ये इसके समांतर में वेक्टर है, ये रेखा है, ये समांतर में वेक्टर है, ये दोनों आपस में समांतर, ये दोनों आपस में समांतर, और ये दोनों रेखा भी क्या है, आपस में समांतर है। जब भी किसी रेखा का समीकरण दिया हुआ होता है तो समीकरण में ये रेखा है, ये समांतर वाला वेक्टर, ये रेखा, ये समांतर वाला वेक्टर, मतलब ये दोनों समांतर तो है ही, ये भी समांतर है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों रेखा भी क्या है, समांतर है। ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, ये दोनों भी समांतर, मतलब क्या हुआ, ये चारों ही आपस में समांतर है। ये चारों ही आपस में क्या है, समांतर है। अच्छा, चारों छोड़ दीजिए, हमें लाइन पे फोकस करना ही नहीं है, हमें कहां फोकस करना है, समांतर वाले वेक्टर पे। ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, ये दोनों समांतर, तो ये दोनों भी क्या हुआ, समांतर हुआ। मतलब B1 समांतर है किसके, B2 के। अगर B1 और B2 समांतर है तो B1 बराबर कांस्टेंट लैम्डा इंटू B2 हम लिख सकते हैं। मतलब B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का जो अनुपात होगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। तो दो रेखा समांतर है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे। दो रेखा समांतर है कि नहीं ये पता करने के लिए उन रेखाओं के जो समांतर वाले वेक्टर है वहां पे फोकस करना है। अगर समांतर वाला वेक्टर भी आपस में समांतर है, दो रेखा के समांतर वाला वेक्टर भी अगर आपस में समांतर है तो हम समझ जाएंगे कि दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है। सिंपल सा, रेखा समांतर है या नहीं ये पता करने के लिए दोनों रेखाओं के समांतर में जो वेक्टर है उन दोनों वेक्टर को देखो समांतर है कि नहीं। अगर रेखा के समांतर वाला वेक्टर समांतर है तो रेखा भी समांतर है। सिंपल तरीका ऐसा। अब देखिए अगला पॉइंट ये है कि हम ये कैसे पता करें कि अब दो रेखा जो है वो प्रतिच्छेदी है या नहीं है। अब देखिए दो रेखा है वो प्रतिच्छेदी है या नहीं है वो कैसे पता करें। तो ये हमारे पास एक रेखा दिए हुआ है, ये हमारा दूसरा रेखा दिए हुआ है और यहां पे दोनों कट रहा है ऐसा हम मान लेते हैं। दो रेखा दिया हुआ है, अच्छा दो रेखा दिए हुआ है तो रेखा के समीकरण में हमें ये वाला बिंदु दिया हुआ होगा A1 वेक्टर और इसके समांतर वाला वेक्टर दिया हुआ होगा B1 वेक्टर। समीकरण दूसरा रेखा दिया हुआ है तो दूसरा रेखा जिस बिंदु से पास कर रहा है वो बिंदु दिया हुआ होगा A2 वेक्टर और समांतर में वेक्टर दिया हुआ होगा B2 वेक्टर। ऐसा। अब देखिए अब दो रेखा समांतर तो हो गया, अब प्रतिच्छेदी देखिए समझिए क्या होता है। अब दो रेखा प्रतिच्छेदी है या नहीं ये कैसे पता करें, ध्यान दीजिएगा। दो रेखा प्रतिच्छेदी तभी होगा जब दोनों रेखा एक ही तल पे हो। देखो ये दो रेखा क्या है, ये दो रेखा एक ही तल पे है लेकिन समांतर है, तो ये दो रेखा भी क्या होना चाहिए, एक ही तल पे।
जो व्हाइट बोर्ड है, अगर दोनों रेखा इस व्हाइट बोर्ड के सतह पर होगा और समांतर नहीं होगा, दो रेखा जो एक ही सतह पर हो और समांतर न हो तो वो समांतर है, और ये दो रेखा भी क्या होना चाहिए, एक ही सतह पर होना चाहिए और समांतर नहीं होना चाहिए। सतह एक ही हो लेकिन समांतर न हो तो क्या हो जाएगा, वो प्रतिच्छेदी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये दो रेखा को हमें ये सिद्ध कर देना है कि ये दो रेखा एक ही तल पे है। अब ये दो रेखा एक ही तल पे है, कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास ये दिया हुआ है एक वेक्टर, ये दिया हुआ है एक वेक्टर, दिया हुआ है दो वेक्टर। अच्छा, इन दोनों लाइन के समीकरण में दो बिंदु भी दिया हुआ था, इन दोनों बिंदु को जोड़ दो, इन दोनों बिंदु को जोड़ दो। अगर हम इसको फिलहाल ए बोल दे और इसको फिलहाल बी बोल दे तो हमने ए और बी को जोड़ दिया। ये ए का स्थिति सदिश है और ये है बी का स्थिति सदिश, दोनों को जोड़ दिया तो बी का स्थिति माइनस ए का स्थिति, मतलब a2 माइनस a1 वेक्टर, ये हो गया ए बी वेक्टर। देखो एक सदिश ये दिया हुआ था, एक सदिश ये दिया हुआ है और एक सदिश ये दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, ये दोनों सदिश तो इसके समांतर में है, वो ठीक है। हमने क्या किया कि हमने एक बिंदु लिया इस लाइन के ऊपर और एक बिंदु लिया इस लाइन के ऊपर और दोनों को जोड़ दिया। अब समझिए कि अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर, अगर तीनों वेक्टर एक ही तल पे आ गया तो क्या होगा, इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइन भी क्या है, एक ही तल पे है और समांतर नहीं। ये दो वेक्टर तो है ही, हमने इन दोनों बिंदु को जोड़ दिया, इससे बना लिया हमने क्या, एक वेक्टर। एक बिंदु इस लाइन के ऊपर का है और एक बिंदु इस लाइन के ऊपर का है, इन दोनों को हमने जोड़ा है। अगर हम इन तीनों वेक्टर को ये सिद्ध कर दे कि ये तीनों वेक्टर एक ही तल पे है तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों वेक्टर क्या है, ये दोनों लाइन क्या है, एक ही तल में है और समांतर नहीं है। वो तो हमने पहले ही देख लिया था। इसका रेशियो, इसका अनुपात बराबर है कि नहीं पहले चेक कर लेना है। जब अनुपात बराबर न हो उस केस में ये तीसरा बनाओ वेक्टर और ये सिद्ध कर देना है कि ये तीनों वेक्टर क्या है, एक ही तल में है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी वेक्टर b1 और वेक्टर b2, हमें ये सिद्ध करना है कि ये तीनों एक ही तल में हैं। अच्छा, तीन वेक्टर को एक ही तल में है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए हम करते क्या हैं, हम इन तीनों वेक्टर को एक साथ निकालते हैं अदिश गुणनफल। तीन वेक्टर का अदिश गुणनफल 0 होना चाहिए। अगर किसी तीन वेक्टर का अदिश गुणनफल 0 हो जाए तो इससे सिद्ध हो जाता है, यह हम पढ़ते हैं वेक्टर में, इससे सिद्ध होता है कि तीनों वेक्टर क्या है, एक ही तल में है। तो इन तीनों का क्या 0 होना है, तीन वेक्टर अदिश गुणनफल। जैसे कैसे, तो अपने पास है एक वेक्टर b1, एक b2 और एक a2 माइनस a1, तो हम इसका लिख सकते हैं b1 वेक्टर, b2 वेक्टर और यहां लिख लो a2 माइनस a1 वेक्टर। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं तीन वेक्टर का अदिश गुणनफल। ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, किसी दो का क्रॉस एक का डॉट, मतलब आप चाहो तो इन दोनों का क्रॉस कर दो, b1 क्रॉस b2 और तीसरे के साथ डॉट कर दो। इसको हम बोलते हैं तीन वेक्टर का अदिश गुणनफल। तो ये वैल्यू 0 होना चाहिए, या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। हमने यहां पे किया है इन दोनों का क्रॉस, इसका डॉट किया, आप चाहो तो कर लो इन दोनों का क्रॉस, इसका डॉट कर लो, तभी कोई दिक्कत नहीं है। b1 का डॉट कर लेंगे और उसके बाद b2 को क्रॉस कर लेंगे a2 माइनस a1 के साथ। अगर ये भी 0 हो गया तो भी दोनों एक ही बात बेसिकली होता है, किसी दो का डॉट करना है, किसी दो का क्रॉस, तीसरे से डॉट, 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि ये तीनों वेक्टर एक ही तल में हैं और ये दोनों लाइन एक ही तल में है लेकिन समांतर नहीं है। एक ही तल में है, समांतर नहीं है, मतलब कि प्रतिच्छेदी ही होगा।
ऐसा। अच्छा, जो तीसरा है, अब हम कैसे पता करें? तीसरा क्या है? तीसरा होता है विषम तलीय। दो रेखा विषम तलीय भी हो सकता है। सेम कॉन्सेप्ट है, हमें बिल्कुल ऐसे ही करना है। जब इन तीन वेक्टर का हम निकालते हैं अदिश गुणनफल, अगर ये 0 हो जाए, मतलब ये क्या है? यहां लिया डॉट डॉट, ऐसा। ये हमारे पास है a1 वेक्टर, चलो इसको a2 मान लेते हैं इसकी तरह ही। इसको हम a1 मान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं समांतर में b1 वेक्टर, इसको समांतर में b2 वेक्टर। इन दोनों को हमने किया ज्वाइन, ऐसा। ये है a और ये है b। यहां पे सेम टू सेम करना है। जो हमारे पास है a2 माइनस a1 वेक्टर, ठीक है, और हमारे पास क्या है? b1 क्रॉस b2 वेक्टर। इसका अगर ये वैल्यू 0 नहीं आया, अगर ये 0 नहीं आया, देखो ये सेम चीज है, जो यहां किया है वही वहां पे है। आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये 0 नहीं आया। अगर ये वैल्यू 0 आ गया, मतलब ये जो दो रेखा है, हमने पहले ही चेक कर लिया है, समांतर तो है नहीं, इसका हमने पहले ही अनुपात निकाल लिया। अनुपात बराबर आ गया, समांतर हो जाएगा। अनुपात बराबर नहीं है, फिर ये करना है। अनुपात निकाल लिया, वो बराबर नहीं है, फिर हम करना क्या है कि ये दो वेक्टर और इन दोनों को आपस में जोड़ के बनाया हमने तीसरा वेक्टर, और निकाल लिया इसका हमने क्या? तीन वेक्टर का निकाल लिया हमने अदिश गुणनफल। ये अगर ये 0 आएगा, मतलब इससे क्या प्रूव हुआ कि दो लाइन एक ही तल पर है और समांतर तो है नहीं, समांतर तो है नहीं, एक ही तल पे है और समांतर नहीं है, मतलब प्रतिच्छेदी है। और अगर 0 नहीं आया, अगर 0 आ गया तो एक ही तल पे है, और 0 नहीं आया मतलब एक तल पे है ही नहीं। जब एक तल पे है ही नहीं तो प्रतिच्छेद तो नहीं करेगा, मतलब दो लाइन कैसा होगा? विषम तलीय होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पता करते हैं 3D ज्योमेट्री में कि दो लाइन समांतर है, प्रतिच्छेदी है या विषम तलीय है। चलिए, इससे आएगा टॉपिक हम करेंगे अगले क्लास में। मिलते हैं फिर। थैंक यू।